नमस्कार। ये मेरा वर्ड फॉर्मेशन मतलब शब्द रचना का मेरा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि शब्दों की रचना कैसी की जाती है। इसके पहले मैंने वीडियो 2 दिया है, जिसमें उपसर्ग लगा करके मैंने बताया था कि उपसर्ग के माध्यम से आप नए शब्दों को बना सकते हैं। दूसरा, प्रत्यय के माध्यम से आप नए शब्दों को बना सकते हैं। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ और आपको बताऊँगा कि समास द्वारा शब्दों की रचना कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि समास के द्वारा शब्दों को कैसे बनाया जाता है। शुरू करते हैं। आइए देखिए, इसमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि देखिए हिंदी व्याकरण में जितने भी शब्द होते हैं किसी न किसी नियम पर उसको बनाए गए रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पहचान में आता है कि वह समास द्वारा बना है, उपसर्ग द्वारा बना है, प्रत्यय द्वारा बना है। यदि आप उपसर्ग और प्रत्यय वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए। तो ये देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें बहुत तरह के कहानी उसमें बताने की हमने कोशिश किया है, बहुत तरह के टॉपिक सिखाने की कोशिश किया है। उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। तीसरा वीडियो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ समास द्वारा। आइए आपको बताते हैं पहले समास होता क्या है। हिंदी व्याकरण में जितने भी बेहतर हम हिंदी ग्रामर को सीखेंगे, उतनी ही हमारे अंदर क्वालिटी आएगी हिंदी लिखने में, क्योंकि हिंदी की लिखावट कहीं ना कहीं हिंदी ग्रामर से ही सीखी जाती है। तो हिंदी ग्रामर अगर बेहतर है और हिंदी ग्रामर हमें काफ़ी पकड़ है तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे ग्रामर ही कमज़ोर है तो हिंदी लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है, और इसी के चलते हमारा नंबर कट जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए यहाँ पे समास हमको बताएं कि समास दो या दो से अधिक शब्द, जिसको आप पद कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को, है ना, शब्द जब आप अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, माने एक शब्द बन जाता है। मैंने अपने विभक्ति को छोड़ करके सीधा सरल शब्दों में कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नया शब्द बन जाता है। अपने विभक्ति को छोड़ करके, विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके एक नया शब्द बनाता है। तो उस तरह के शब्द में जो तरीका उसमें लागू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। मतलब जिस तरीके से वह शब्द एक हो जाते हैं, जिसके मदद से, उसी को हम लोग समास कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे राजा की कन्या, राजा की कन्या। अब देखिए राजा की कन्या, तो कन्या अलग है और राजा अलग है, तो ये दोनों शब्द हुआ। और की कोई विभक्ति चिन्ह है। अब दोनों को, इस चिन्ह को हटा देना है और दोनों को एक कर देना है, तो राजकन्या। अब देखिए यहाँ से की हट गया है, ये विभक्ति है, ये कारक चिन्ह है, ये हट गया है, ठीक है ना। अगर आपने कारक चिन्ह वाला वीडियो नहीं देखा है, कारक चिन्ह की क्या होता है, ने क्या होता है, से क्या होता है, से द्वारा, मैंने बहुत तरह का वीडियो कारक चिन्ह पर मैंने दिया है। कारक एक ऑलरेडी वीडियो दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कारक चिन्ह पहचानने में काफ़ी दिक्कत नहीं आएगा, और आप उसको देख लेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे भाई और बहन, भाई और बहन में और क्या है, कारक चिन्ह हुआ। अब दोनों और को लोप कर देना है, हटा देना है, और भाई बहन को एक जगह कर देना है। तो भाई और बहन ये दो शब्द हैं, दोनों में हमने कारक चिन्ह को लोप कर दिया, तो ये भाई बहन बन गया। इसलिए यहाँ पे जो मतलब तरीका लगाया गया, उसको हम लोग बोलते हैं समास। जिसके मदद से आपने लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं समास। मुझे लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा। समास में ये बात देखा जाता है कि दो या दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, जिसमें विभक्ति और कारक चिन्हों को बिल्कुल हटा दिया जाता है, तो छोड़ करके हो जाता है, तो उसको समास कहते हैं। अब आइए आपको हम बताते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के बेसिकली 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अविभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। इस तरह के 6 होता है। अब एक एक करके हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे और सब पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जैसे तत्पुरुष समास, जिस समास में अंतिम शब्द प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, ऐसा शब्द जिसमें अंतिम पद प्रधान हो उसको हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। जैसे चिड़िया मार, माने चिड़ियों को मारने वाला। देखिए, ये चिड़ी नाउन है और ये मारने वाला ये प्रधान है। अगर ये नहीं रहेगा तो चिड़िया नहीं मरेगी, तो ये ही प्रधान है। इसमें जैसे कामचोर है, तो कामचोर में ये वाला चोर क्या है, प्रधान है। तो इसका मतलब हुआ चिड़ी मार का मतलब चिड़ियों को मारने वाला ये वाला प्रधान है, और कामचोर का मतलब काम से जो जी चुराता है, जो काम से भागता है, वो प्रधान है। अगर वो नहीं रहेगा तो काम ही, हाँ ऑलरेडी वो कामचोरी है,
तो ये कामचोर में ये वाला प्रधान है, लास्ट वाला, चूँकि उन्होंने अंतिम लिखा है यानी अंतिम प्रधान है, इसमें अंतिम प्रधान है। तो चिड़ी मार, कामचोर और भी बहुत तरह के शब्द होते हैं जिसमें अंतिम पद ही प्रधान होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। आगे देखिए अगला टॉपिक इसका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब होता है जिसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। कैसे इसको जानेंगे, एक क्वेश्चन देखिए, जैसे बीरबाला, बीरबाला इसका मतलब हुआ बीर बाला। बीर बाला का मतलब बीर बाला माने वीर है जो बाला। अब आपको इसमें देखिए विशेषण वाला एक टॉपिक है, तो मैंने विशेषण पर एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी मैंने पढ़ा दिया है, प्लीज़ उसको भी देख लीजिए जिससे आपको मज़ा आ सके कि विशेषण कहते किसे है। तो ये वाला जो पद है ना, वीर है, ये जो विशेषण है, और दूसरा क्या है, बाला क्या है, ये विशेष्य है। वीर जो है बाला की विशेषता बता है कि बाला जो है जो वीर है ना, काफ़ी वीर है, काफ़ी एक तरह से बोलेंगे, नहीं कहा जाता कि वीर बहुत आप बुलंद है, आप किसी भी काम में शामिल हो जाते हैं और आप उसको आसानी से कर लेते हैं। वीर का मतलब कि लड़ाई झगड़ा में एक्टिंग नहीं होना, आप कोई भी काम को बड़ी शालीनता से, धैर्य से और अच्छे से कर लेते हैं, साहसी से, तो उसको वीर कहा जाता है, ठीक है ना। तो वीर है, बाला जो है क्या है, वीर है, तो यह पहला शब्द क्या हो गया, आपका विशेषण है, इसलिए वीर बाला में जो शब्द का प्रयोग हुआ उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल हो गया, अब नील कमल में ये देखना है नील कमल, तो नील कमल में तो नीला कमल माने कमल जो है, कमल जो है क्या है, नीला है, माने नीला है जो कमल, माने कमल है जो क्या है, नीला कलर का है, तो नीला इसकी विशेषता बता रहा है कमल का। तो इसमें जो है नील कमल में जो समास का प्रयोग हुआ उसको बोलेंगे कर्मधारय समास। ध्यान देने की बात है कि पहला पद इसमें विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है जिसकी वो विशेषता बताता है, मतलब जिसकी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द आता है उसको बताने के लिए उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो नील यहाँ पे विशेषण हुआ और कमल यहाँ पे विशेष्य हो गया। आगे देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिसमें कोई प्रधान नहीं होते हैं, माने कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद से किसी अन्य शब्दों का बोध होता है। कोई उसमें पद प्रधान नहीं होता, लेकिन सभी से एक जो है एक नए शब्द का बोध होता है, तो उसको हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, दशानन किसको कहा गया है, 10 हैं आनन जिसके। अब इससे 10 है आनन, मतलब दशानन से एक ही आदमी का मतलब बोध हो रहा है, इसमें कोई आप दशा और नन को अलग नहीं कर सकते हैं और इसमें प्रधान नहीं कर सकते हैं। 10 हैं आनन जिसके, अब इस किसका बोध होता है, तो रावण का, किसका, रावण का, ठीक है। आगे देखिए लंबोदर, तो लंबोदर मतलब लंबोदर का मतलब है इसमें कोई पहला दूसरा पद विशेषण नहीं है, तो लंबा है उदर जिसका, तो लंबा और उदर ये दोनों शब्द हैं, ये दोनों को एक साथ मिलाया गया है तो समास का प्रयोग, लेकिन कौन सा, बहुब्रीहि समास। तो इसमें जो शब्द का प्रयोग हुआ है इससे लंबोदर से बोध किसका हो रहा है, तो गणेश जी का, किसका बोध हो रहा है, गणेश जी का। तो बहुब्रीहि समास में किसी कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन उससे जो है किसी एक शब्द का माने किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। जैसे लंबोदर से गणेश जी का बोध होता है ना, दशानन से रावण का बोध होता है, तो जिससे इसी शब्द से पूरे शब्द का बोध होता है, नहीं रावण का बोध होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास। आगे देखिए अव्ययीभाव समास। इस प्रकार इस तरह के समास में इसका पहला पद अव्यय हो जाता है और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका पहला पद अव्यय होता है जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके पहले मैंने क्रिया विशेषण पर भी एक वीडियो दिया है और अव्यय पर मैंने एक वीडियो दिया है, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत तरह का डिटेल बताया है, चूँकि आप इन सब चीज़ों को जब जान जाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। आइए हम आपको बताते हैं अविभाव समास क्या होता है। तो इसमें हमने लिखा है कि पहला पद अव्यय होता है और उसके बाद जो है और क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अविभाव समास। जैसे प्रतिदिन, तो इसका पहला जो प्रति जो है ना, ये प्रति क्या है, अव्यय है, क्या है, अव्यय है पहला पद। और दिन क्या है, एक तरह से क्रिया विशेषण, माने कि हर दिन आता है, लेकिन कब आता है, डेली आता है, प्रत्येक दिन, तो वो जो है क्रिया की विशेषता बताता है। प्रतिदिन क्रिया की विशेषता
माने वो रोज़ रोज़ आता है, माने रोज़ रोज़ जो है आने का काम क्रिया है, तो उसमें जो है रोज़ रोज़ उसकी विशेषता बताता है, यानी हर दिन जो है एक अविभाव समास हुआ, क्योंकि हर और दिन एक तरह के अविभाव शब्दी है। समझा गया? तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिससे मज़ा आएगा। आपको ये देखना है कि इसका पहला पद ही प्रधान होना चाहिए और पहला पद अव्यय हो और इससे क्रिया के रूप में वो प्रयुक्त हो, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, तो उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। आइए आगे देखते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसको कहते हैं? इसके सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? तो जिसके सभी पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। कहिएगा कैसे? तो जैसे माता पिता, अब माता पिता माने माता और पिता, अब इसमें किसको आप हटाइएगा? सभी के सब प्रधान हैं, एक परिवार में माता पिता का होना जरूरी है। तो द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, माता पिता, भाई बहन, है ना, दादा दादी, ये सब एक दूसरे से लिंक है, सभी प्रधान हैं। तो उसमें जो समास होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। आइए आगे आपको बताते हैं द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? इसका पूर्व पद संख्यात्मक होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। ये बड़ी आसान है, जिसका पहला पद संख्यात्मक होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। कहिएगा नहीं समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ। जैसे त्रिफला, मतलब त्रिफला का मतलब हुआ है 3 फलों वाला समूह, है ना, 3 फलों का समाहार। माने एक फल एक ऐसा है जिसमें 3 तरह की क्वालिटी पाई जाती है, माने 3 फलों का समाहार जिसमें 3 फलों को मिलाकर एक बनाया गया है, मिक्स किया गया, तो उसको त्रिफला कहते हैं। तो ये देखिए 3 क्या है? संख्यात्मक है, 4 क्या है? संख्यात्मक है, 5 क्या है? संख्यात्मक है। तो 3 जो है, एक जो है संख्यात्मक है, इसलिए त्रिफला में कौन सा समास लगा है? द्विगु समास। जैसे एक और देखिए चौराहा, एक और एग्जाम्पल देखिए चौराहा। तो चौराहा में 4 राहों का है ना, समाहार, 4 राहों का समाहार। देखिए यहाँ पे 4 संख्यात्मक रूप से आ गया। राह माने रास्ते, जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं उसको हम लोग चौराहा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जिसमें पहला पद संख्यात्मक हो द्विगु होता है, जिसके सभी पद प्रधान हो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें पहला पद अव्यय होता है उसको हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि उसे एक पूरी क्या होता है, पूरे अन्य शब्द का बोध होता है, जिससे कि एक नया शब्द का बोध होता है, तो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसका प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष, उसको द्विगु कर्मधारय समास कहते हैं। जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और जो शब्द क्या करता है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिल करके एक नया शब्द बना लेते हैं अपनी विभक्ति और चिन्ह को छोड़ करके, तो वह समास होता है। तो ये समास का पूरा कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा चुनिंदा कॉन्सेप्ट था। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो सरल, शानदार और सटीक और बिल्कुल आपके शब्दों में लेकर आते रहता हूँ। यह वीडियो उन बच्चों को शेयर करें जिसकी ज़रूरत है, और इस वीडियो के माध्यम से बताने का मतलब है कि आप अच्छी क्वालिटी का हिंदी ग्रामर सीखें, जिससे कि आपका हिंदी विकास हो सके। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के आपको बहुत बहुत